Hello friends, welcome to our channel ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल पटेल, मेडिकल ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वेद अध्याय के सेकेंड वीडियो के बारे में बात करेंगे। उसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे सिद्धांत विवरण। सिद्धांत विवरण में हम लोग देखेंगे उसके थर्ड पॉइंट स्वेदन विधि की बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि स्वेदन क्या होते हैं, उसका एक इंट्रोडक्शन देखा था इससे पहले लेक्चर में। साथ ही साथ देखा था कि जो स्वेद के कितने भेद होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल बात किया था। और आज हम लोग देखेंगे स्वेदन विधि, अर्थात जो स्वेदन हम लोग को आज पढ़ना है, जो चैप्टर मेनली हम लोग स्वेद अध्याय है या स्वेदन अध्याय है, उसकी प्रोसीजर क्या होती है, उसकी प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग चाहे स्नेहन पढ़े हों, उसमें भी हम लोगों ने 3 बात किया था। तो स्नेहन विधि हो, चाहे स्वेदन विधि हो, चाहे बमन विधि हो, चाहे विरेचन विधि हो, कोई भी विधि अगर पढ़ते हैं तो उसके हम लोग उसको 3 पार्ट में तोड़कर पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट होता है पूर्व कर्म, दूसरा पार्ट होता है प्रधान कर्म, तीसरा पार्ट होता है पश्चात कर्म। तो जैसा कि स्नेहन पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर स्वेदन विधि भी पढ़ेंगे। तो देख रहे हैं स्वेदन विधि में पहला पॉइंट है पूर्व कर्म। तो पूर्व कर्म का मतलब होता है कि मेन स्वेदन क्रिया से पहले क्या क्या हम लोग को प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, मतलब किन किन द्रव्यों का सिलेक्शन या चयन करना चाहिए, किस तरह का रोगी होना चाहिए, उसकी हम लोग परीक्षा करते हैं। तो देखेंगे स्वेदन विधि में पूर्व कर्म में संभार संग्रह एक पॉइंट आता है। संभार संग्रह का मतलब होता है अर्थात आवश्यक उपकरण एवं औषधि को एकत्र करना। तो आवश्यक जो भी उपकरण होंगे, क्योंकि जो मुख्य कर्म तो हम लोग प्रधान कर्म में हम लोग स्वेदन कराएंगे, तो उससे पहले हम लोग की पूरी तैयारी या प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। तो संभार संग्रह हम लोग पूर्व कर्म में संभार संग्रह का कलेक्शन करते हैं, अर्थात आवश्यक जो उपकरण या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी चीजें रिक्वायरमेंट होगी इस पूरी प्रोसीजर में, उसकी हम लोग पहले कलेक्शन कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो आवश्यक उपकरण एवं औषधि को एकत्र करना, मतलब कि जिस तरह का स्वेदन होगा उसी के अकॉर्डिंग औषधि भी होगी। फिर देखेंगे यहाँ पर इन सब में क्या क्या चीजें आती है जो हम लोग कह रहे हैं ना, आवश्यक उपकरण एवं औषधि संग्रह। तो उसमें कहते हैं स्वेदन यंत्र होगा, जिस पात्र में या जिसके माध्यम से करना है, जिस टाइप का स्वेदन करना है उसी तरह का उसका स्वेदन यंत्र होगा। उसके बाद देखेंगे वातनाशक तैल जैसा कि पता है स्वेदन क्रिया के पहले हम लोग को उसका स्नेहन जरूरी होता है, इसलिए वातनाशक तैल के द्वारा उसका स्नेहन करना जरूरी है। तो स्नेहन अर्थात उसको मर्दन अभ्यंग करने के पश्चात हम लोग स्वेदन करेंगे, अर्थात स्वेदन की करने से पहले हम लोग को स्नेहन जरूरी है, इसलिए वातनाशक तैल के प्रयोग किया गया है। वस्त्र हम लोग लेंगे, वस्त्र का प्रयोग करेंगे और उसको ढकने के लिए। साथ ही साथ नेत्र बंधन पट्टिका का मतलब जब व्यक्ति स्वेदन यंत्र में जाएगा, स्वेदन क्रिया होगी तो उसके नेत्र पर एक पट्टी बांधी जाएगी, उसको बोलते हैं नेत्र बंधन पट्टिका। उसके बाद देखेंगे बर्तन अर्थात उपकरण क्या होगा, उष्ण जल पात्र। एक ऐसा मतलब लेंगे जो कि जिसमें गर्म जल रख सके। तो डिपेंड करता है किस तरह का स्वेदन देना है रोगी को। अलग अलग स्वेदन के टाइप में अलग अलग पात्र, अलग अलग उपकरण की आवश्यकता होती है, बट यहाँ पर इन जनरल हम लोगों ने इसको बताने की कोशिश किया है। अब ये चीजें हैं, इतना आवश्यक उपकरण हो गया। साथ ही साथ देखेंगे आतुर परीक्षा का मतलब रोगी की परीक्षा, अर्थात रोग और रोगी दोनों की परीक्षा करेंगे। आतुर परीक्षा में क्या है कि स्वेदन के योग्य अयोग्य देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग स्वेदन के योग्य होते हैं व्यक्ति, वो जिसका स्वेदन कराना है वो स्वेदन के योग्य है या नहीं है, स्वेदन के योग्य है या नहीं है, इसका हम लोग पहले चयन करेंगे। और मान लीजिए आतुर मतलब रोगी के साथ साथ रोग का भी चयन करेंगे कि कौन सा रोग, किस टाइप का रोग है, क्योंकि जो रोगी होगा या रोग होगा दोनों का निर्धारण जब परीक्षा हो जाएगी तब डिसाइड होगा कि उसको कौन सा स्वेद देना है। जैसे इसको कैसे समझेंगे, मान लीजिए कोई रोग है, रोग क्या है, रोग कोई कफज रोग है या मेदज रोग है। देख रहे होंगे कफज रोग है या मेदज रोग है, दोनों की कंडीशंस में हम लोग किस प्रकार के स्वेद की बात करेंगे, तो रुक्ष स्वेद की बात की गई है। देखेंगे हम लोगों ने अगर दोषों के अकॉर्डिंग देखे तो कफज जो रोग होते हैं, व्याधियां होती है, उसमें रुक्ष स्वेद की बात करते हैं, या मेदज जो रोग होते हैं उसमें रुक्ष स्वेद की बात करते हैं। जबकि जो वातज जो रोग होते हैं, वातज व्याधियां होती है, उसमें हम लोगों ने स्निग्ध स्वेद की बात किया था। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने इसकी बात किया है। अब साथ ही साथ देखेंगे कि
आहार कैसा लेना चाहिए, मतलब स्वेदन के पूर्व जो रोगी है उसको किस तरह के आहार का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ आहार की बात जब करेंगे तो यहाँ पर ऐसा आहार लेंगे, लघु नहीं लेना है, बल को बढ़ाने वाला आहार होना चाहिए। लघु के साथ साथ उसका बल को बढ़ाने वाला आहार होना चाहिए, तो बल को बढ़ाने वाला आहार होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे उसको किस तरह के वस्त्र पहनने हैं, स्वेदन के दौरान या स्वेदन से पूर्व किस तरह के वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि वही चीजें वस्त्र स्वेदन के दौरान भी पहनने हैं। तो सिर पर गीला कपड़ा रखना है, साथ ही साथ क्या करना है, शरीर पर कम से कम वस्त्र धारण करना है, क्योंकि हम लोग पूरे स्वेदन की बात करते हैं तो अगर पूरी बॉडी का स्वेद कराना है, सर्वांग से पूरे शरीर का स्वेद कराना है, तो मान के चलिए कि आप कम से कम कपड़े में आप रहोगे। तो यही कह रहा है कि शरीर पर कम से कम वस्त्र धारण या पतला से पतला वस्त्र धारण करना है। तो ये चीजें बेसिक चीजें हैं जो कि पूर्व कर्म में आते हैं। जब यहाँ पर डिसाइड हो गया कि रोग कैसा है, रोगी कैसा है और उसको कौन सा स्वेद देना है। अगर स्वेद की बात करें तो उसमें स्वेद के अलग अलग भेद बताए गए हैं और आगे भी बताए जाएंगे कि उसको साग्नि स्वेद देना है कि निराग्नि स्वेद देना है, या कहीं न कहीं उसके रोगी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि उसके बल के उसकी मात्रा के हिसाब से कि महान स्वेद देना है कि मध्यम स्वेद देना है कि अल्प स्वेद देना है। महान, मध्यम, अल्प, ये 3 स्वेद होते, महान, मध्यम, दुर्बल। तो डिपेंड करता है, इसका डिसाइड यहाँ पर हो जाएगा पूर्व कर्म में। देन हम लोग आएंगे प्रधान कर्म में। सेकंड पॉइंट क्या है, पूर्व कर्म के बाद प्रधान कर्म। प्रधान कर्म में देखेंगे पहला पॉइंट है स्वेद अवचरण। स्वेद अवचरण, तो क्या है स्वेद अवचरण, तो देखेंगे स्वेद अवचरण का मतलब हो गया कि जो चीज हम लोगों ने पहले ये पूर्व कर्म में डिसाइड किया है रोगी के बेसिस पे, आत्म परीक्षा के बेसिस पे, कि पर्टिकुलर रोगी को जो पर्टिकुलर व्यक्ति को जो रोग हुआ है उसका देश काल इत्यादि बल का निर्धारण करते हुए उसको कौन सा स्वेदन देना है, स्वेद की कौन सी विधि देनी है, तो वो चीज आता है स्वेद अवचरण। मतलब पूर्व में जो डिसाइड चीजें है उसको बोलते हैं स्वेद अवचरण, अर्थात पूर्व कर्म में निर्धारित स्वेद। पूर्व कर्म में ही आपने डिसाइड कर लिया था कि पर्टिकुलर व्यक्ति को जो कि पर्टिकुलर डिजीज से ग्रसित है उसको कौन सा स्वेद देंगे, ये डिसाइड हो गया, उसको बोलेंगे अवचरण, स्वेद अवचरण। तो पूर्व कर्म में निर्धारित स्वेद, ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद जैसे कह रहा है स्निग्ध स्वेद है। जैसे मान लीजिए किसी को स्निग्ध स्वेद देना है, स्निग्ध, मान लीजिए यहाँ पर डिसाइड हो गया कि उसको स्निग्ध स्वेद देना है, ये वाला वात व्याधि है, स्निग्ध स्वेद देना है। तो स्निग्ध स्वेद देने के लिए कौन सा स्वेद देंगे, स्निग्ध स्वेद के देने के लिए भी कई मेथड है। तो यहाँ पर संकर स्वेद है, पोटली स्वेद है। संकर स्वेद का दूसरा नाम एग्जाम में आपके एमसीक्यू में पूछा जाएगा। संकर स्वेद का दूसरा नाम पिंड स्वेद भी है, पिंड स्वेद है। शंकर स्वेद का दूसरा नाम पिंड स्वेद है, क्योंकि शंकर, भगवान शंकर की बात करें तो उनका जो एक तरह से पिंड होता है, लिंग होता है जिसकी पूजा होती है, तो उसको हम लोग पिंड स्वेद भी कहते हैं। और पोटली स्वेद कपड़े के वस्त्र में होता है कि जो औषधियों को रखकर उसको स्वेदन करते हैं, उसको पोटली स्वेद कहते हैं। स्निग्ध स्वेद में आप शंकर स्वेद, पोटली स्वेद और अन्य स्वेद भी दे सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया स्वेद अवचरण, जिसको पर्टिकुलर रोगी पर्टिकुलर स्वेद देना है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट होता है कि जब उसको स्वेद देंगे तो लक्षणों का निरीक्षण करना है कि उस व्यक्ति में जो स्वेदन, सम्यक स्वेदन के लक्षण आ गए कि नहीं आए, या हीन लक्षण आए हैं या अति लक्षण आए हैं। मान लीजिए ये सम्यक स्वेदन, कैसे पता चला कि व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से सम्यक प्रकार से अच्छी तरह से स्वेदन हो गया है। तो सम्यक स्वेदन के जो सम्यक लक्षण होते हैं ये दिया हुआ है, शीत शूल विप्रमे, अर्थात शरीर में रोगी के व्यक्ति के शरीर में शीत और शूल अर्थात दर्द अर्थात पेन का, उपरम मतलब व्युपरम मतलब उपरम हो गया, उपरम मतलब नाश, तो उसके शरीर की शीतता और शूलता का नाश होना या कमी होना। उसके बाद देखेंगे शरीर में स्तंभ गौरव निग्रह, तो स्तंभ मतलब होता है शरीर की जकड़ाहट और गौरव मतलब होता है शरीर का भारीपन, इन दोनों की शांति हो जाना अर्थात खत्म हो जाना। उसके बाद देखेंगे संजाते मार्दवे स्वेदे, अर्थात स्वेदन से शरीर क्या होता है, मृदु होता है। संजाते मार्दवे अर्थात शरीर के अंग प्रत्यंग या अवयव मृदु हो जाते हैं। और स्वेदनाद निर्मता, अर्थात अब इसको स्वेद इससे ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सम्यक स्वेद जानकर ये सम्यक स्वेद के लक्षण हैं।
मान लीजिए कभी कभी हीन स्वेद हो जाता है। हीन स्वेद में क्या होता है कि ये जो लक्षण हो रहे हैं, ये लक्षण जैसे उसके शरीर में शीतलता बनी रहेगी, शरीर में दर्द रहेगा, शरीर में स्तंभ गौरव भारीपन ये सब रहेगा, मतलब ये चीजें खत्म नहीं होगी, इसके जस्ट अपोजिट रहेगा। अति में हम लोग अभी बात करेंगे। तो इस तरह से लक्षणों का निर्धारण कर लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये प्रधान कर्म हो गया अर्थात उसका स्वेदन हो गया। अब देखेंगे पश्चात कर्म। जब स्वेदन क्रिया हो गई है तो तीसरा पॉइंट है पश्चात कर्म। पश्चात कर्म में हम लोग किन किन पॉइंट्स को ध्यान देंगे, व्यक्ति को क्या निर्देश देंगे। तो देखेंगे पथ्य अपथ्य की जानकारी देना कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन से कर्म करने हैं कौन से कर्म नहीं करने हैं। तो यहाँ देखेंगे जैसे खुले स्थान पर नहीं जाना है। खुले स्थान का मतलब जहां पर हवा, शीतल हवा चल रही हो, खुली हवा में शीतल, खुले स्थान पे शीतल हवा चलती है, इस तरह से। तो पथ्य पथ की जानकारी करना, खुले स्थान पर नहीं जाना है और शीतल जल स्नान नहीं करना है। शीतल जल स्नान कर हम लोग कर दिए हैं तो नहीं करना है, तो ये नहीं करना है। और खुले सुखोष्ण जल से स्नान, जबकि थोड़ा सा गुनगुने जल से स्नान करना है। शीतल जल से मना किया गया जबकि गुनगुने जल से उसको स्नान करना है। अगर उपद्रव हो गया हो, मान लीजिए कि ये प्रधान कर्म अर्थात स्वेदन कर्म के बाद उसको अगर उपद्रव हो गया तो उसकी चिकित्सा करेंगे। उसकी क्या करेंगे? चिकित्सा करेंगे। तो चिकित्सा किस कंडीशन में की जाती है? उसके अति शून्य अर्थात अत्यधिक मात्रा में स्वेदन हो गया हो तब उसकी चिकित्सा होती है, जिसकी चिकित्सा हम लोग फर्दर बाद में बताएंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका स्वेदन की विधि। उम्मीद है ये समझ में आएगा, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा, चीजों को समझ लीजिए। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो चीजें आपकी पूरी क्लियर होंगी, और एक बार चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आपको कहीं पर भी किसी भी समय कोई भी पूछे, आप अनुमान करके उसको अपनी भाषा में समझा सकते हैं। यही वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है आपका, कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे तब जाके आप रट्टू तोते की तरह काम नहीं करेंगे। अब आप सेकंड क्रॉप में हैं, अब आप बड़े हो गए हैं, आपकी समझ पहले की तुलना में, फर्स्ट ईयर की तुलना में क्रिया रचना पदार्थ इस आदि पढ़ के लिख के अब थोड़ी सी और विकसित हो गई है। उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा बुद्धि विवेक का प्रयोग करके चीजों को समझ के आगे बढ़ेंगे, रटने की कोशिश नहीं करेंगे। श्लोक भी पढ़ेंगे तो याद करेंगे, चीजों पॉइंट को माइंड में रखते हुए कि ये चीजें बताई गई है। हाँ, कोई पॉइंट छूट जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका पॉइंट याद समझा रहेगा तो एग्जैक्ट याद रहेगा। अब आइए बात करते हैं चौथा पॉइंट, सिद्धांत विवरण में हम लोग चौथा पॉइंट की बात करेंगे, सम्यक अर्थात सम्यक शून्य के लक्षण। शून्य का मतलब होता है स्वेदन, सम्यक स्वेदन के लक्षण या सम्यक शून्य के लक्षण। तो ये सम्यक शून्य के लक्षण, तो यही वाला पॉइंट आपका आएगा यहाँ पर। तो ये श्लोक आपका इसमें भी आ जाएगा। तो यहाँ पर श्लोक जो लिखा है यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं याद करके, जैसे चाहे हिंदी मीनिंग याद कर लीजिए चाहे श्लोक याद कर लीजिए। तो यहाँ देखेंगे इसका मीनिंग लिखा है, शरीर में शीत और शूल की शांति। शीत शूल व्युपर में अर्थात शरीर में, रोगी व्यक्ति के शरीर में शीत और शूल अर्थात रोग वेदना की शांति हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है? स्तंभ गौरव निग्रह अर्थात शरीर की जकड़ाहट अर्थात स्तंभ, गौरव अर्थात गुरुता का नाश हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है शरीर के अवयव मृदु हो जाते हैं। तो यहाँ दिया ना, संजाते मार्दवे स्वेदे, स्वेदन से शरीर के अवयव मार्दव अर्थात मृदु हो जाते हैं, शरीर के अवयव मृदु हो जाते हैं। और स्वेद न अर्थात स्वेद आने लगता है, स्वेदे मतलब एक तरह से स्वेद आने लगता है, पसीना आने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है। ये आपके सम्यक शून्य अर्थात सम्यक स्वेदन के लक्षण हैं। अब बात करते हैं कि सम्यक स्वेदन के लक्षण की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे अति शून्य के लक्षण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अति, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अति शून्य के लक्षण एवं चिकित्सा पूछा जाता है, अति शून्य की चिकित्सा है। तो अति शून्य के लक्षण आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा चिकित्सा, तो ये चिकित्सा है, ये लक्षण है। देख रहे हैं क्या है कि अति शून्य के लक्षण पहले हम देख लेंगे कौन कौन से लक्षण आते हैं। तो पित्त का प्रकोप, अगर किसी व्यक्ति को, स्वेदन का मतलब शरीर में ताप बढ़ाना, शरीर में उष्मा देना, ठीक है। अगर किसी को बहुत ज्यादा उष्मा दे देंगे, बहुत ज्यादा समय तक अगर उसको अगर ताप मत दे देंगे तो शरीर में क्या होगा? पित्त का प्रकोप होगा। पहला पॉइंट, शरीर में पित्त का प्रकोप हो जाएगा। दूसरा है मूर्छा। दूसरा पॉइंट, व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा अगर हीट मिल जाएगी तो व्यक्ति मूर्छित हो जाएगा, मतलब बेहोशी वाली कंडीशन में जाएगा तो मूर्छित हो जाएगा। तीसरा शरीर सदनम, शरीर में वेदना अर्थात दर्द शुरू हो जाएगा। शरीर सदनम, शरीर में वेदना हो जाएगी।
चौथा पॉइंट हो जाएगा उसको प्यास लग जाएगा, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो ज्यादा स्वेटिंग होगी, ज्यादा स्वेटिंग होगी तो प्यास लगेगा, क्योंकि पानी वाटर लेवल को मेंटेन करना है बॉडी में। उसके बाद देखेंगे दाह, 5वें नंबर पे दाह है। 6ठे नंबर पे स्वेद अंग, 6ठे नंबर पे क्या है, अंग दौर्बल्य, शरीर के अंगों में दुर्बलता आ जाएगी। और ये है आपके अति शून्य से लक्षण, ये अति शून्य अर्थात अति स्वेदन के लक्षण होते हैं। तो 5-6 पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पित्त का प्रकोप, दूसरा है मूर्छा, तीसरा शरीर में वेदना होगी, चौथा पॉइंट है तृष्णा अर्थात प्यास की उत्पत्ति होगी, 5वां पॉइंट है दाह अर्थात शरीर में जलन होगी, 6ठा पॉइंट है कि शरीर के अंगों में दुर्बलता आ जाएगी। ये आपके अति स्निग्ध अर्थात अति स्वेदन के लक्षण बताए हैं आचार्य चरक ने। अब बात आती है कि जब अति स्वेदन हो गया है, बहुत ज्यादा मात्रा में उसको स्वेद चला गया, टेम्परेचर चला गया, तो उसकी चिकित्सा भी कुछ ना कुछ बताई गई होगी। तो आचार्य चरक ने वहीं पर चिकित्सा बताई है, इसको ध्यान से देखिएगा। जब बहुत टेम्परेचर बॉडी में आ गया तो बहुत ज्यादा उसकी बॉडी हीट हो गई, मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, अर्थात ऐसा स्थिति है जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के दिनों में आपको क्या महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, जैसे उमस हो रही है, गर्मी लग रही है, शरीर में जलन है, तो ये गर्मियों वाले लक्षण आ जाएंगे। तो क्या करें, गर्मियों के हिसाब से चिकित्सा भी करनी है। जो ग्रीष्म ऋतु में जो भी उपचार करते, आहार विहार करते, उसी की तरह उसको व्यवहार करना। जैसे देखेंगे ग्रीष्म ऋतुचर्या विधान का पालन, चरक ने 2 चिकित्सा बताया। ग्रीष्म ऋतुचर्या अर्थात जो गर्मी के दिनों में जो पालन करते, जैसे कहते हैं शीतल जल का पान करते हैं और ठंडी हवा लेते हैं, रात्रि में खुले आसमान के नीचे सोते हैं, तो ये चीजें फॉलो करते हैं। ग्रीष्म ऋतुचर्या का विधान, जो ग्रीष्म ऋतुचर्या ऋतु में जो भी नियम पालन करने को बोले गए हैं उसका पालन करना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे और मधुर स्निग्ध तथा शीतल आहार विहार का सेवन। तो जो आहार विहार करना चाहिए, मधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए और शीतल आहार विहार होना चाहिए। खाने पीने की चीजें और घूमने टहलने की चीजें मधुर स्निग्ध तथा शीतल आहार विहार होनी चाहिए। ये तो बात चरक ने बताई 2 चिकित्सा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीष्म ऋतुचर्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अति स्निग्ध अति शून्य अर्थात अति स्वेदन की चिकित्सा सुश्रुत ने क्या चरक ने क्या बोली है, ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन, विधान का पालन। अब बात करते हैं काश्यप ने भी क्या चिकित्सा बताई है किसी को अति शून्य अति स्वेदन हो गया हो। उन्होंने बोला है विसर्प के समान चिकित्सा। विसर्प एक रोग है, उसकी जो चिकित्सा होती है वही अति शून्य की चिकित्सा काश्यप ने बोल दी है। अब वाग्भट ने क्या बोली है, अति स्निग्ध की चिकित्सा, अति शून्य की चिकित्सा, स्निग्ध नहीं है, अति शून्य, अति शून्य, अति शून्य की चिकित्सा वाग्भट ने क्या बोली, स्तंभन चिकित्सा, जो स्तंभन की चिकित्सा होती है वही चिकित्सा वाग्भट ने अति शून्य की बोली है, अर्थात अत्यधिक मात्रा में स्वेदन हो जाए तो उसकी बोली है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।